नमस्कार दोस्तों। आज 17 फैब है और आज मैं आपको HDFC बैंक से रिलेटेड एक डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा कि जो हम देख रहे हैं बीते एक महीने के अंदर जो HDFC बैंक गिरा है और गिरता ही गया और जहां हम सोच रहे थे कि 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर जो रिकवरी आ जाएगी वो अभी एक महीना हो चुका है। बट HDFC बैंक के अंदर हमें फिर से कुछ खास रिकवरी दिखी नहीं है। तो एक बार डिटेल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले रीज़न ये जानेंगे कि क्यों गिरा, क्यों क्वार्टर रिजल्ट्स आने के बाद जो HDFC बैंक है वो गिरा और आगे इसके शेयर प्राइस को लेके क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं। दोस्तों एक बार मैंने आपके सामने ये चार्ट खोल के रखा है HDFC बैंक का। दोस्तों ये मैं आपको पिन पॉइंट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये 16 जनवरी, एक दिन पहले HDFC बैंक के क्वार्टर रिजल्ट्स आने से एक दिन पहले आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस था दोस्तों वो 1680 के करीबन था। और फिर आप देख सकते हैं फिर शेयर प्राइस उस लेवल पे कभी आया ही नहीं और यहाँ पे देखिए पूरा गैप डाउन होके आज ये लेटेस्ट प्राइस जो आपको दिख रहा है दोस्तों 1419 रुपया। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। दो वो बड़े मेन रीजंस हैं, हम दोनों रीजंस की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर ही, जिसकी वजह से HDFC बैंक के अंदर गिरावट आई है। हम इसे एकदम सिरे से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं। पहले हम डिटेल में जानते हैं इसको कि HDFC बैंक का क्या सीन है। और लगभग एक महीना हो चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक बार अपन उसको। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको HDFC बैंक का जो 17 जनवरी को जो क्वार्टर रिजल्ट्स आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये आपके सामने है जो HDFC बैंक ने अपने 17 जनवरी को जो क्वार्टर रिजल्ट्स जारी किए। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यार कंपनी ने तो 73% की सेल्स ग्रोथ भी दिखाई है। नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने 36% की ग्रोथ दिखाई है ना। और अगर आप देखो ईयर ऑन ग्रोथ, ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है दोस्तों। बट अगर आप देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स के अंदर ग्रोथ नज़र आ रही है। देखिए साफ नज़र आ रहा है हमें। EPS ना बढ़ा है ना घटा है, मतलब इक्वल है। EBITDA के अंदर हमें एक 3% की गिरावट दिख रही है, बस वो भी बहुत ही मार्जिनल गिरावट है। तो इसको भी हम कंसिडर करें या ना करें वो आगे हम देखेंगे। तो जो रिजल्ट्स रहे हैं HDFC बैंक के वो ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ही कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, डिसेंट से रिजल्ट्स हैं दोस्तों। तो क्या रीज़न है इसके पीछे का, हम वो फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि जो HDFC का 16 जनवरी को जो प्राइस था वो 1680 था। ठीक है, 16 जनवरी को। 17 जनवरी को क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है ना, क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं। 17 रिजल्ट्स को जो क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं तब स्टॉक प्राइस गिरना स्टार्ट होता है। और आज 16 फैब, ठीक है, आज 17 फैब है, लास्ट ट्रेडिंग डे 16 फैब का था। और 16 फैब को जो HDFC का प्राइस था, करंट मार्केट प्राइस, वो 1419 रुपया था। अब एक महीने के अंदर HDFC बैंक 15.5% गिर गया दोस्तों। ये रीज़न हम फाइंड आउट करेंगे कि क्यों HDFC बैंक 15.5% गिरा। दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या कह रहा है HDFC बैंक का। तो अभी देखिए दोस्तों, बाकी सब आप जानते हैं, ROC ये सब चीज़ें तो ठीक है, बट मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दिखा देता हूँ। 200 DMA, डेली मूविंग एवरेज, जो 200 दिन का जो एवरेज प्राइस आ रहा है अभी फ़िलहाल जो HDFC का, वो 1565 आ रहा है। 1565। अभी लेटेस्ट प्राइस क्या है, 1419। तो मतलब 200 DMA से भी नीचे गिर चुका है HDFC बैंक का प्राइस। ये देखने मतलब कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA के नीचे आ चुका है, ठीक है ना दोस्तों। अभी जो कंपनी का PE है दोस्तों वो 15.9 है, सबसे लोएस्ट। कंपनी का इतना PE अपने पूरी स्टॉक मार्केट के मैक्सिमम दौरान भी इतना पी नहीं रहा है। ये सबसे लो PE है कंपनी का अभी तक का रिकॉर्डेड PE। तो जो PE है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है दोस्तों। तो कंपनी क्या ये सस्ती मिल रही है या फिर क्या है, ये आपको देखना होगा दोस्तों।
पी का तो अगर पी 20 से नीचे हो जाए दोस्तों माना जाता है कि कंपनी ओवर वैल्यू नहीं है, अंडर वैल्यूड है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दिखा दिए कि अभी कंपनी की क्या स्थिति है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी मैंने यहाँ पे लिख दी दोस्तों। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी लगातार 20% के कैगर से बढ़ रही है। लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे फोकस करना। जो कंपनी का प्रॉफिट है वो लास्ट 5 ईयर में 19.9% की CAGR रेट से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट एकदम सही है ना दोस्तों। यहाँ पे अगर आप डाटा देखेंगे तो प्रॉफिट तो एकदम हमें सही मिल रहा है। 20% की रेट से अगर 5 साल में CAGR बढ़ रहा है तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। ठीक है ना। हाँ, कुछ चीज़ें इस क्वार्टर में कुछ चीज़ें कंसर्न वाली आई है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बट ये जो 15% का जो दोस्तों फॉल है उसके पीछे का रीज़न मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स समझना होगा। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको पूरा समझ आ जाएगा कि ये बिक्री हुई क्यों है, मार्केट में इतना पैसा क्यों लोगों ने निकाला है HDFC से। तो पहले आप समझिए जो कंपनी को कौन ओन कर रहा है ना, सबसे ज़्यादा ओनिंग कंपनी कौन, किसके पास कंपनी के शेयर है। तो HDFC बैंक में FIIs की 52.31% की हिस्सेदारी है और DIEs की 30% हिस्सेदारी है दोस्तों, 30%। तो सबसे ज़्यादा कंपनी के शेयर्स FIIs के पास पड़े दोस्तों, है ना। 50% से भी ज़्यादा कंपनी के शेयर्स HDFC के शेयर्स FIIs के पास पड़े दोस्तों। तो मतलब FIIs मतलब HDFC वो एकमात्र ऐसी लार्ज कैप कंपनी है जिसमें FIIs की 50% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी है दोस्तों, 50% से भी ज़्यादा। ये देखिए 52.31%। अब मैं आपको वो रीजंस बताता हूँ कि हुआ क्या है 17 जैन को जब क्वार्टर रिजल्ट्स आए तब चीज़ें बदली कैसे, है ना, क्यों स्टॉक प्राइस इतना नीचे गिरा, अपन अब वो देखते हैं दोस्तों। ये जो डाटा आप देख रहे हैं वो FIIs का डाटा है 12 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक का। और आप देख सकते हैं साफ यहाँ पे 17 जनवरी को कितनी बिक्री हुई है। 10,495 करोड़ का माल FIIs ने 17 जनवरी को ही बेचा है। और उसके बाद भी देखिए 9,500 करोड़ से भी ज़्यादा, फिर 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा, फिर लगभग 3,000 करोड़, फिर ऐसे करके पूरे इस वीक में FIIs ने लगभग दोस्तों 30,000 करोड़ की बिक्री की है। और अभी तक 2022 से अभी तक 2024 की जनवरी तक की सबसे बड़ी बिक्री है दोस्तों, एक वीक में की जाने वाली बिक्री। तो इस एक हफ्ते में FIIs ने अपना बहुत पैसा निकाला है मार्केट से दोस्तों। और ये डाटा मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ 17 जनवरी का डाटा देखिए दोस्तों। 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो पैसा निकला है ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको शेयर होल्डिंग पहले दिखाई। HDFC बैंक के अंदर FIIs की शेयर होल्डिंग है और आप फिर यहाँ पे आप डाटा देखिए 17 जैन का, है ना। एक हफ्ते में 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा निकाला है दोस्तों। ठीक है, हम देखते हैं कि इन्होंने क्यों निकाला, रीज़न क्या है। हम रीज़न को ही फाइंड आउट करने के लिए अभी वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जो रिपोर्ट में लिखा है वाइल HDFC बैंक स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट फॉर द थर्ड फिजिकल क्वार्टर बीट एनालिस्ट एस्टिमेट्स। मतलब जो प्रॉफिट्स थर्ड क्वार्टर के अंदर HDFC बैंक ने शो किए हैं वो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे थे। नेट प्रॉफिट्स की बात की जा रही है दोस्तों, बट यहाँ पे कंसर्न जताया गया है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कंपनी का है वो गिरा है दोस्तों, 3.4% आ गया, जो पिछले क्वार्टर में 3.65% था। तो जी हाँ दोस्तों, जो थर्ड क्वार्टर में जो कंपनी ने अपने जो क्वार्टर रिजल्ट शो की उसमें जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था कंपनी का वो गिर गया दोस्तों। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है दोस्तों, दोस्तों नेट इंटरेस्ट मार्जिन वही चीज़ है दोस्तों, जैसे कि आपका पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट है, उस पर आपको 3-4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना, है ना। आपका पैसे पे 3-4% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है।
आगे वही पैसा बैंक आगे किसी को लोन देता है, वही 12% की रेट में, 10% जो भी रेट होती है उस रेट पे, जो बीच का जो मार्जिन होता है जो बैंक खुद लेता है वही नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना, जो बैंक का खुद का प्रॉफिट है ना। वो प्रॉफिट यहाँ पे जो पिछले क्वार्टर में 3.65% था नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो 3.4% मतलब गिर गया ना। कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर रहा है, ये चीज़ यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर आया था और ये एक कंसर्न था जो कंपनी में दिखाया। और आप यहाँ पे नीचे रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है वो देख सकते हैं, थोज मार्जिन्स वर अबाउ 4% फॉर द बैंक बिफोर इट मर्जर विद द पेरेंट हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इन जुलाई लास्ट ईयर। जो ये बता रहे हैं कि HDFC बैंक का जो मर्जर होने से पहले का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो हमेशा 4% से ज़्यादा रहता था। तो मर्जर के बाद में कहीं ना कहीं कंसर्न है दोस्तों कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो गिर रहा है। ये एक इशू था, ये एक रीज़न था जिसकी वजह से कंपनी का शेयर गिरा। दूसरा रीज़न दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो दूसरा रीज़न था जिसकी वजह से HDFC बैंक का जो 17 जनवरी को जो प्राइस फॉल हुआ क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद में, वो सेबी के न्यू FBI रूल की वजह से। दोस्तों सेबी का एक नया FBI रूल आया था जिसके अंदर सेबी ने ये अनाउंस किया था कि जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो भी पैसा वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको वो डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, उसको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। उन्हें फंड्स के बारे में बताना होगा कि वो पैसा जो वो डाल रहे हैं वो कहाँ से आया है। दे हैव टू शो द डिटेल अबाउट द फंड्स विच आर इन्वेस्टेड इन द मार्केट। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, इसकी वजह से एक ट्रांसपेरेंसी आएगी मार्केट के अंदर। और उन्होंने सेबी ने एक डेडलाइन रखी थी 1 फैब की कि उससे पहले आपको ये डिस्क्लोज़र करना है। और अगर आप कोई भी फेल होता है 1 फैब से पहले ये डिस्क्लोज़ करने में, तो उन्हें लगभग 60 डेज़ का टाइम दिया गया था अपनी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है उसको डाइल्यूट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, 60 डेज़ का टाइम दिया गया था। इस वजह से, इस न्यूज़ की वजह से, इस SBI के जो सेबी के जो रूल्स की वजह से भी जो अपने FIIs थे, जो लोग मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होंगे है ना ये अपना डिस्क्लोज करने के लिए कि ये फंड्स कहाँ से आया है, कहीं ना कहीं इस वजह से भी FIIs ने सेलिंग की है। ये भी एक रीज़न हो सकता है दोस्तों जिसकी वजह से वहाँ पे मार्केट के अंदर सेलिंग आई है। लेकिन अभी लेटेस्ट में न्यूज़ आई है दोस्तों कि जो सेबी ने जो ये रूल था वो मतलब ले ऑफ किया है। मैं आपको वो न्यूज़ भी बता देता हूँ क्या क्या न्यूज़ है वो दोस्तों। एक बार अपन न्यूज़ देख लेते हैं वो क्या न्यूज़ है। ये 24 जनवरी की न्यूज़ है जिसमें लिखा है, रिलीव फाइनली सेबी लिफ्ट्स द FPI डिस्क्लोजर ओवरहैंग ऑन मार्केट। जो सेबी ने FPI पे जो नया रूल लगाया था वो कहीं ना कहीं उसमें एक रिलीफ मिला है। वो रिलीफ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये क्या था, द स्टॉक मार्केट watchdog will not force foreign investors that have not disclosed their ultimate beneficiaries to sell their holdings beginning 1st February. Regulators think said lifting a cloud that has hung heavy over the market in the recent past. तो ये जैसे ही सेबी ने ये रूल, ये FPI वाला जो रूल था कि आपको अपनी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी, कौन बेनिफिशरीज़ हैं है ना, जो पैसा है उसका कौन बेनिफिशरीज़ है वो डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसमें उस रूल में सेबी ने एक रिलीफ दिया है जिसकी वजह से ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। क्योंकि इस रूल की वजह से काफ़ी FY जो था वो अपना पैसा निकाल रहा था मार्केट से। और कहीं ना कहीं ये 2 मेन रीज़न्स है दोस्तों जो HDFC का जो शेयर बीते 1 महीने में 15% से भी ज़्यादा गिरा है। मेरे हिसाब से ये 2 बड़े रीज़न्स हैं दोस्तों, एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन का कम होना और दूसरा ये सेबी का जो FPI जो रूल था कि आपको डिस्क्लोज़ करना है बेनिफिशरीज़ को ना। ये 2 बड़े रीज़न थे जिसकी वजह से जो शेयर प्राइस है वो गिर रहा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ना।